हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेकंड विधि। फर्स्ट विधि हम पढ़ चुके हैं और वो पढ़ी थी हमने असंजनन या एपोमिक्सिस। अब उसके बाद में सेकंड विधि है, वो आपको ध्यान रखना है, यानी जनन की विशिष्ट विधियाँ हम पढ़ रहे थे। स्पेशल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शंस में पहली विधि हमने पढ़ चुके थे असंजनन, और असंजनन या एपोमिक्सिस है उस बारे हमने डिटेल से पिछले वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे। असंजनन हम फर्स्ट बार पढ़ चुके हैं, असंजनन या एपोमिक्सिस पहले पढ़ चुके हैं। फर्स्ट विधि एपोमिक्सिस हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद में सेकंड विधि हमें ध्यान रखनी है, और सेकंड विधि किसे कहते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना, अनिषेक बीजता। तो सेकंड विधि हमें ध्यान रखनी है, वो कौन सी ध्यान रखनी है, अनिषेक बीजता, या जिसे हम क्या कहेंगे एग्मोस्पर्मी कहा जाता है। तो सेकंड विधि कौन सी हो जाएगी, एग्मोस्पर्मी या अनिषेक बीजता। ध्यान दें, अनिषेक बीजता या एग्मोस्पर्मी किसे कहते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब बीज का निर्माण सामान्य लैंगिक जनन की बजाय आपको क्या ध्यान रखना है, बीजांड की कोई भी द्विगुणित कोशिका होगी, उस बीजांड की द्विगुणित कोशिका से या असामान्य भ्रूणकोश की किसी भी द्विगुणित कोशिका से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिषेक बीजता कहते हैं। यानी लैंगिक जनन की बजाय आपको ध्यान रखना है बीजांड की किसी भी द्विगुणित कोशिका या आपको ध्यान रखना है, या तो बीजांड की किसी भी द्विगुणित कोशिका, या आपको ध्यान रखना असामान्य द्विगुणित भ्रूणकोश, असामान्य द्विगुणित भ्रूणकोश की किसी भी कोशिका से बिना निषेचन के होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे अनिषेक बीजता कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, अनिषेक बीजता कहते हैं, एग्मोस्पर्मी कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, अनिषेक बीजता कहा जाता है। यानी जब आप ध्यान देंगे बीज का निर्माण सामान्य लैंगिक जनन की बजाय बीजांड की किसी भी द्विगुणित कोशिका से या असामान्य द्विगुणित भ्रूणकोश हमने बहुत सारे एपोमिक्सिस में पढ़े हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे सामान्य द्विगुणित भ्रूणकोश की किसी भी द्विगुणित कोशिका से बिना निषेचन के हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अनिषेक बीजता कहते हैं। अब देखो इस प्रकार का बीज होगा वो कैसा होगा, द्विगुणित होगा। तो इस प्रकार का बीज होगा वो होता तो कैसा है, द्विगुणित। इस प्रकार का बीज होगा वो द्विगुणित होगा, क्योंकि डिप्लॉइड सेल से बनता है, बीज द्विगुणित होता है, परंतु इसके सभी लक्षण किसके समान होते हैं, मात्र पादप के समान होते हैं। इस प्रकार का बीज द्विगुणित होता है परंतु इसके सभी लक्षण होते हैं, वह इसके सभी लक्षण किसके समान होंगे, तो आपको ध्यान रखना सभी लक्षण या गुण होते हैं वह मात्र पादप के समान होते हैं। यानी इसमें जो नया पादप बनेगा उस पादप के सारे लक्षण किसके समान होंगे, मात्र पादप के समान होते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया होगी उसे हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है अनिषेक बीजता कहा जाता है। तो ये एक टॉपिक था हमारा छोटा सा, अनिषेक बीजता किसे कहते हैं और ये किस प्रकार से होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट विधि हम पहले पढ़ चुके हैं, सेकंड विधि हम कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड विधि हम पढ़ते हैं, और वो कौन सी है, सूक्ष्म प्रवर्धन। थर्ड विधि हमें कौन सी ध्यान रखनी है, सूक्ष्म प्रवर्धन, या जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। तो माइक्रो प्रोपोगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन किसे कहा जाता है।
तो आप ध्यान देंगे सूक्ष्म प्रवर्धन एक उत्तक संवर्धन तकनीकी के द्वारा विकसित पादपों की प्रक्रिया है। तो आप ध्यान देंगे उत्तक संवर्धन तकनीकी के द्वारा नए पादपों के पुनर्जनन की या पुनर्निर्माण की प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन कहा जाता है। तो आप ध्यान देंगे कौन सी तकनीकी के माध्यम से हम करेंगे, उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन तकनीकी द्वारा, उत्तक संवर्धन तकनीकी द्वारा नए पादप के पुनर्जनन की प्रक्रिया, नए पादप के पुनर्जनन की प्रक्रिया होगी। पुनर्जनन की प्रक्रिया क्या कहलाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती हैं। ये सूक्ष्म प्रवर्धन आधुनिक तकनीकी है जिसके माध्यम से हम नए पादपों का निर्माण कम समय में कम स्थान पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तकनीकी उपयोग से हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपोगेशन कहा जाता है। इस आधुनिक जो उत्तक संवर्धन तकनीकी है उसमें हम क्या करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार की तकनीकी में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोई भी पौधा है उस पौधे से हम क्या कर लेते हैं, उस पौधे के भाग को हम अपने प्रयोग में उपयोग में लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे प्रयोग के अंदर हमने क्या किया, कोई भी एक पौधा सेलेक्ट किया है और इस पौधे में ध्यान दें इस प्रकार से पौधा है, इस पौधे को हमने सेलेक्ट किया है, इसमें से कोई भी भाग पौधे का जिसको हम किस रूप में उपयोग में लेते हैं, उत्तक संवर्धन में उपयोग लेते हैं, उस भाग को हम कहते हैं कर्तोतक कहा जाता है। उस भाग को हम क्या कहेंगे, कर्तोतक कहा जाता है। तो इस प्रकार से पादप का वह कोई भी भाग जिनका उपयोग हम किस रूप में करते हैं, उत्तक संवर्धन के लिए करते हैं, उस भाग को हम क्या कहेंगे, कर्तोतक कहेंगे। तो इसके कर्तोतक का हम चयन करेंगे, यानी कर्तोतक का क्या कर लेंगे, चयन कर लेंगे। और कर्तोतक के रूप में हम चयन करते हैं वह किस किस का करते हैं, तो आपको ध्यान रखना जीव द्रव्यक का करते हैं या प्रोटोप्लास्ट का करते हैं। जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट उपयोग में लिया जाता है। प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य किसे कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका उसे हम जीव द्रव्य कहेंगे। या फिर अपन क्या करते हैं, इसकी कोई भी एक कोशिका होगी उस कोशिका का सिलेक्शन कर लेते हैं, या आपको ध्यान रखना उत्तक का सिलेक्शन करेंगे, या कोई पादप का अंग है, जड़ है, तना है, पत्ती है, वो उपयोग में लेते हैं, या आपको ध्यान रखना है इसके स्थान पर संपूर्ण पादप, शाखीय पादप है, उन पादपों को संपूर्ण पादप को भी उपयोग में लिया जा सकता है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस जो है कोई भी प्रकार का जो पादप का भाग है जिसको हम कर्तोतक कहते हैं उसको क्या करेंगे, चयन करेंगे। उसका चयन करने के बाद में उसको रासायनिक रूप से ज्ञात संवर्धन माध्यम पर क्या करते हैं, संवर्धित करते हैं। तो इस प्रकार से टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर हमारा रासायनिक रूप से ज्ञात संवर्धन माध्यम है, वो संवर्धन माध्यम हमने इसके अंदर ले लिया है। यानी इसके अंदर क्या रखा हमने, संवर्धन माध्यम लिया है, ये हमें ध्यान रखना है। ये इसके पास रासायनिक रूप से ज्ञात संवर्धन माध्यम है, रासायनिक रूप से ज्ञात संवर्धन माध्यम है, रासायनिक रूप से ज्ञात संवर्धन माध्यम होता है। इस संवर्धन माध्यम में हम इस पादप भाग को क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको जानता है इसका टिप भाग ले लिया या मेरिस्टेम को ले लिया, किसको ले लिया, मेरिस्टेम को ले लिया या कोई भी भाग ले लिया, और उस भाग को लेने के बाद में उसको रासायनिक रूप से ज्ञात उचित संवर्धन माध्यम पर क्या करते हैं, संवर्धित करते हैं। तो इस प्रकार से हमने पादप का जो भाग लिया उस भाग को क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से संवर्धन माध्यम पर रख देते हैं, संवर्धित करवा देते हैं। तो ये भाग होगा उसे हम क्या कहेंगे, कर्तोतक कहा जाता है। यानी वह भाग जिनकी सहायता से हम नए पादप का निर्माण करते हैं उसे कर्तोतक कहेंगे। अब इस कर्तोतक को क्या करेंगे, अपन संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करवाते हैं। अब संवर्धन करवाने के फलस्वरूप आप ध्यान देंगे तो इस पादप में जो है वो रूटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, यानी सूट या रूट बन जाएगा। तो इस प्रकार से पहले अपन क्या करेंगे, सूट का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से ये माध्यम बनाया, इस माध्यम में लिया,
ये संवर्धन माध्यम था। अब इसको हमने क्या किया, इस प्रकार का संवर्धन माध्यम था, उस संवर्धन माध्यम पर हमने इससे आपको ध्यान रखना है प्रोह का निर्माण किया या प्रोह विभेदन, यहाँ पर हमने क्या किया है, प्रोह का विभेदन किया है और इससे अविभेदित कोशिका समूह बनेगा, उसे हम कैलस कहते हैं। तो इस प्रकार से अविभेदित कोशिका समूह बनेगा कैलस, और कैलस होगा उससे किसका निर्माण हो जाएगा, प्रोह का निर्माण हो जाएगा। प्रोह निर्माण होने के बाद में हम इसमें आप ध्यान देंगे, यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, सूट का डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोह का निर्माण कर रहे हैं, तो सूट डेवलपमेंट हो जाएगा। अब सूट डेवलपमेंट होने के बाद में अब इसको हम क्या करेंगे, दूसरे माध्यम में ट्रांसफ़र करेंगे, जहाँ पर इसमें रूट के निर्माण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, इनिशिएट हो जाती है। तो इस प्रकार से सूट बन गया था, अब इससे क्या बन जाएगा, तो रूट का निर्माण भी इससे प्रारंभ हो जाता है, यानी यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, रूट का निर्माण हो जाएगा। तो रूट यहाँ पर क्या हो जाएगी, बन जाएगी। अब रूटिंग हो जाएगी, रूट बन जाएगी, और रूटिंग की प्रक्रिया होने के बाद में इसको हम क्या कर देते हैं, पादप को ट्रांसफ़र कर देते हैं किस पर, हार्डनिंग के लिए और वातानुकूलन के लिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस पादप को, इसे हम प्लांटलेट या पादपक कहा जाता है, इसे हम क्या कहेंगे, पादपक या प्लांटलेट कहते हैं। और इस प्रकार से ये प्लांटलेट होगा, इस प्लांटलेट को हम क्या करेंगे, दृढ़ीकरण करवाएंगे, यानी ग्रीन हाउस के अंदर क्या करेंगे, इसका उचित वातावरण के साथ में दृढ़ीकरण करवाएंगे एवं वातानुकूलन करवाते हैं, वातानुकूलन करवाते हैं। तो इस प्रकार से वातानुकूलित और क्या करेंगे, दृढ़ीकरण करेंगे, और वातानुकूलित और दृढ़ीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको दूसरे गमले में क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देंगे, और गमले में ट्रांसफ़र करने के बाद में ग्रीन हाउस में इसको हम दृढ़ीकरण करवाएंगे, वातानुकूलन करवाएंगे। तो इस प्रकार से दृढ़ीकरण करवाएंगे और क्या करवाएंगे, इसका वातानुकूलन करवाते हैं। अब दृढ़ीकरण और वातावरण करने के बाद में इसको हम क्या कर देंगे, फील्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, फील्ड में, जिससे कम समय में नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म प्रवर्धन कहा जाता है। तो एक बार वापस से सुन लीजिए, उत्तक संवर्धन तकनीकी के द्वारा नए पादप के पुनर्जनन की प्रक्रिया को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन या उत्तक संवर्धन की इस आधुनिक तकनीकी के अंतर्गत पादप के किसी भी भाग, जैसे जीवद्रव्य, कोशिका, उत्तक अंग या संपूर्ण पादप होता है, उस पादप को कर्तोतक के रूप में उपयोग करते हैं तथा इस कर्तोतक को रासायनिक रूप से ज्ञात उचित संवर्धन माध्यम पर, रासायनिक रूप से ज्ञात उचित संवर्धन माध्यम पर निजर्मीकृत एवं उचित संवर्धन माध्यम पर निजर्मीकृत एवं नियंत्रित परिस्थितियों में संवर्धित करते हैं। नियंत्रित परिस्थितियों में क्या करते हैं, संवर्धित करते हैं। नियंत्रित परिस्थितियों में क्या करेंगे, हम इसको संवर्धित करेंगे, और नियंत्रित परिस्थितियों में संवर्धन करने के फलस्वरूप इसमें प्रोह का विभेदन हो जाता है या कैलस का विभेदन हो जाता है। प्रो या किसका विभेदन हो जाएगा, कैलस का विभेदन हो जाता है। इस प्रो या कैलस में हम क्या करते हैं, तो आपको देखना है प्रोह के निर्माण की प्रक्रिया हो जाएगी। अब प्रोह निर्माण होने के बाद में इसमें रूटिंग की प्रक्रिया को क्या करेंगे, जड़ जनन की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं, जिसके कारण से इस पादप में क्या बन जाएगी, जड़ का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से जड़ एवं प्रोह दोनों का निर्माण होने के बाद में इस पादप को हम क्या करेंगे, दृढ़ीकरण एवं वातावरण करने के लिए इसको ग्रीन हाउस में ट्रांसफर कर देते हैं। अब दृढ़ीकरण और वातावरणीकृत होने के बाद में इस पादप को हम क्या करेंगे, फील्ड में ट्रांसफर कर देते हैं। इस प्रक्रिया को हम सूक्ष्म प्रवर्धन कहा जाता है। अब देखो इस सूक्ष्म प्रवर्धन के क्या महत्व है, फायदे क्या हैं, तो ध्यान दें, सूक्ष्म प्रवर्धन होगा, इसकी सहायता से हम कम समय में एवं कम स्थान पर अधिक पादपों का उत्पादन कर सकते हैं। तो पहला महत्व क्या होगा, इस विधि के द्वारा कम समय में और कम स्थान पर अधिक पादपों का उत्पादन किया जा सकता है, एक बात। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि सूक्ष्म प्रवर्धन तकनीकी के माध्यम से हम रोग मुक्त पादप होते हैं उनका विकास कर सकते हैं। तो रोग मुक्त आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप होते हैं, उन पादपों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है, वो भी वृहत स्तर पर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से रोग मुक्त एवं आपको ध्यान रखना है आर्थिक महत्व के पादपों को अधिक संख्या में या वृहत स्तर पर उत्पादन सूक्ष्म प्रवर्धन के माध्यम से किया जा सकता है। इस तकनीकी के माध्यम से पादपों पर जो वातावरण, कई पादप ऐसे होते हैं जो कि किसी विशेष वातावरण में अनुकूलन नहीं होने के कारण से बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं, या फिर उन पादपों में विकास प्रारंभिक रूप से नहीं हो पाता है, तो उन पादपों हम क्या करते हैं, इस प्रकार की तकनीकी के माध्यम से पादपों को तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद इन पादपों को विभिन्न प्रकार के फील्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस प्रकार की टेक्निक है, उसके तीन मुख्य महत्व आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको क्या ध्यान रखना है,
कम समय में एवं कम स्थान पर अधिक से अधिक पादपों का उत्पादन किया जा सकता है। दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है, तो इस तकनीकी के माध्यम से रोग मुक्त एवं आपको ध्यान रखना है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों को वर्ग स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है। तीसरा महत्व, इस प्रकार की तकनीकी द्वारा विकसित पादपों के उस पर वातावरण का प्रभाव कम होता है। तो ये भी आपको 3 महत्व ध्यान रखना है। किसके बारे में? सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में। तो पहली विधि तो हम पहले ही पढ़ चुके थे, असंजनन। दूसरी और तीसरी विधि हमने कंप्लीट कर ली है, निषेक बीजता एवं सूक्ष्म प्रवर्धन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे वो लास्ट विधि है, और वो कौन सी है? बहुगुणता या पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में। तो इस प्रकार से ये हमारी जो चारों विधियाँ हैं वो कंप्लीट हो जाएगी।